ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो घड़ी घड़ी हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे भाई, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली च वधिया सारे? बच्चा कह रहा बहुत वधिया सर, तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा भी एकदम वधिया जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार आपका, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा इधर सुनो ध्यान से, आज हमारी फाइनली डिडक्शन की लास्ट क्लास है। अच्छा काफ़ी सारे बच्चे ना मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसके ना कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा देना, और क्योंकि एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं डिडक्शन के, तो उसमें हमें डाउट आते हैं, तो मैंने फिर आज ये सोचा है कि आज हम पूरी क्लास में डिडक्शन का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। फिर संडे को ना मैं पूरा 1 घंटे का सेशन, मतलब संडे को पूरा एक सेशन जो होगा ना, वैसे हम संडे को करते हैं रिवीजन करते हैं वैसे किसी चैप्टर की, बट मैं कह रहा हूँ डिडक्शन को मैं इतनी बढ़िया तरीके से करवा दूँ ना, मतलब इतनी बढ़िया करवा दूँ कि आपको ये ना हो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने हमसे वो सोल्व नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो संडे को मैं 1 घंटे का सेशन लेके आऊँगा, उस सेशन में ना हम डिडक्शन के एमसीक्यूज करेंगे जी, और बहुत बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज करवा दूंगा सर। ऐसे एमसीक्यूज के जो एग्जाम में कई बार पहले बन चुके हैं, जो आगे बनने के चांसेस हैं, वो सारे एमसीक्यूज होंगे, मैं संडे को करा दूंगा परसों। ठीक है जी, आपको तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर काफ़ी सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं 80 JJAA कि सर 80 JJAA सेक्शन है, उसमें हमें काफ़ी सारे डाउट हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक दिया होगा, सिर्फ 30 या 40 मिनट की क्लास होगी, उसमें 80 JJAA मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया हुआ है, तो आराम से वो वीडियो देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे लिंक होगा, वो लिंक में जो वीडियो होगी आपने वो कंप्लीट देखनी है, बस ये पर ध्यान देना जी। ठीक है जी। आओ जी, बाकी जो बचे कुछ सेक्शन है उसको एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं फटाफट से, और आज हम डिडक्शन का चैप्टर पूरा पैकअप कर देंगे। मंडे को करेंगे एमसीक्यूज, और जिस बच्चे को 80 JJAA बढ़िया तरीके से देखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोबारा बोल रहा हूँ लिंक है जी, वहां जाके देख लेना। 80 JJAA आपका बढ़िया तरीके से हो जाएगा जी। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। आ जाओ जी, फटाफट से आओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब लास्ट क्लास में अभी तक हमारे सेक्शन कौन कौन से हो चुके थे एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं जी। लास्ट क्लास में एक तो सेक्शन 80C हमने कंप्लीट कर लिया था। मुझे फटाफट से बोल दो जी, 80C में अगर हम इनमें से कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे डिडक्शन कितनी मिलती है? मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा 80C के अंदर। आपको मैंने पहले भी कहा था कि 80C में हर इन्वेस्टमेंट की लिमिट 1.5 लाख नहीं है, इन सबको मिलाकर लिमिट 1.5 लाख रुपए की होगी, बस ये बात ध्यान दो। तो एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन बनेगा, अगर इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट दी होगी तो मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट क्लेम करना है, 80C ये बात कहते हैं। उसके बाद 80C के बाद फिर हमने 80CCC किया। 80CCC में क्या कि अगर आपका LIC का पेंशन फंड होगा जी, अगर आपका LIC का पेंशन फंड होगा या दूसरे इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं उनका पेंशन फंड होगा, उस केस में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की। तो 80C के अंदर भी लिमिट 1.5 लाख रुपए की है, 80CCC के अंदर भी लिमिट आपकी 1.5 लाख रुपए की है। ये बात हम लास्ट क्लास में रिवाइज कर चुके थे। फिर मैंने कहा था ये 80CCD1 होगा। 80CCD1 ये बात कहता है कि अगर किसी पर्सन ने NPS में कंट्रीब्यूशन किया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, अगर किसी पर्सन ने NPS में कंट्रीब्यूशन किया होगा, उस केस में डिडक्शन कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है कि वो एम्प्लॉई है या एम्प्लॉई नहीं है। अगर वो एम्प्लॉई है तो जितनी उसकी सैलरी होगी उसका 10% तक वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है, और अगर वो एम्प्लॉई नहीं है, जो भी उसकी ग्रोस टोटल इनकम होगी उसका वो 20% तक वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। 80CCD1 ये बात कहता है। अब बच्चा ये बात कहता है सर 80CCD1 में क्या कोई 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है? आंसर इज नो। अगर आप एक्ट चेक करोगे तो एक्ट में कहीं पर भी 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे लेटेस्ट लिमिट जो है, एम्प्लॉई वाले केस में 10% बनेगा सैलरी का, अदर देन एम्प्लॉई वाले केस में GTA का 20% बनेगा। ये सारी बातें हमने की है। फिर अगला सेक्शन हमने किया 80CCE, वो ये बात कहता है 80C प्लस में 80CCC प्लस में 80CCD1, इन तीनों को मिलाकर जो लिमिट एप्लीकेबल होगी ना, वो लिमिट आपकी 1.5 लाख रुपए की एप्लीकेबल होगी 80CCE के अंदर। ये बात लिखी है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 80C प्लस में CCC प्लस में CCD1, इन तीनों को मिलाकर जो लिमिट एप्लीकेबल होगी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। ये सारी बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट की। फिर हमने ना 80CCD1B किया। अब यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, काफ़ी सारे बच्चों को डाउट क्यों आ रहा है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है सर। एक बात बताओ, 80CCD1B में डिडक्शन किसकी मिलेगी? यहाँ पर भी क्या मिलेगी? NPS कंट्रीब्यूशन की। अब अगर डिडक्शन
अगर डिडक्शन मुझे एनपीएस कंट्रीब्यूशन की मिलनी है तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो ऊपर आपको 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिला ना, उसके अलावा 50,000 का बेनिफिट अलग क्लेम कर सकते हो 80 सीसीडी 1B के अंदर। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि जो आपका ऊपर तीनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, अगर तुम्हारा एनपीएस कंट्रीब्यूशन उसके अलावा कुछ बचता है तो तुम 1B में 50,000 तक क्लेम कर सकते हो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो मैंने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किए हैं फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए। अगर मैंने एनपीएस में 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन किए हैं, देखो एग्जांपल आपके सामने, मान लो एनपीएस में 2 लाख की बजाय आपने 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन किया और आपकी ग्रोस टोटल इनकम 6 लाख रुपए है। अब सोच के बोलना, ग्रोस टोटल इनकम का 20% कितना बनेगा? 1,20,000 रुपए। तो मतलब मुझे 80 सीसीडी 1 में 1,20,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है। तो बैलेंस अगर 30,000 बचा तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, वो 1B में क्लेम कर लो। बट मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, पहले 1B की लिमिट कंज्यूम कर लो, क्योंकि अगर 1B की लिमिट पहले कंज्यूम कर लूंगा तो मेरी वहां पे 1,20,000 की बजाय मुझे 1 लाख मिलेगा, और 1.5 लाख की लिमिट में से अगर 1 लाख माइनस होगा तो 50,000 रुपए का बैलेंस बेनिफिट बचेगा जो मैं अदर्स में क्लेम कर सकता हूं। ये बातें हमने लास्ट क्लास में समझी थी, ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे हैं भाई साहब हम तो लास्ट क्लास में आए नहीं थे, तो अगर नहीं आए थे तो पहले एक बार थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी लास्ट क्लास देखने की, तब जाके बातें आपको समझ में आएंगी जी, ठीक है। उसके बाद देखो फिर 80 सीसीडी 2। अब यहाँ भी एक बच्चे का डाउट था, कहता सर मुझे ना यही समझ नहीं आ रहा 80 सीसीडी 2 क्या एम्प्लॉयर को मिलेगा या एम्प्लॉय को मिलेगा? मेरे नालायक बच्चे, मेरे कद्दू कलर के बच्चे, मेरी हरी मिर्च कलर के बच्चे, ये एम्प्लॉय के लिए है सर, एम्प्लॉयर के लिए नहीं है। गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन किया, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया तो पहले उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद एम्प्लॉय इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो मेरे नटराज, मेरे शॉर्पनर, मेरे पेंसिल, मेरे पेन, हर बच्चा जितने भी मेरी वैरायटी सामने बैठी है, बस ये बात ध्यान दे कि जब भी आप डिडक्शन क्लेम करोगे वो एम्प्लॉय की बात कर रहा है, वो एम्प्लॉयर की बात नहीं कर रहा। मतलब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, उसकी सैलरी में ऐड हो गया, जब उसकी टोटल इनकम निकालेंगे तो फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितनी माइनस करेंगे? अब अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, अगर वो गवर्नमेंट है फिर तो जितनी भी सैलरी होगी उसका 14%, और अगर वो अदर देन गवर्नमेंट होगा तो सैलरी का 10% जो होगा वो डिडक्शन क्लेम कर देगा एम्प्लॉय। तो 80 सीसीडी 2 ये बात कहते हैं। उसके बाद फिर 80D। 80D में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए जी। 80D तो बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर मान लो मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर एज 60 साल से कम है तो डिडक्शन मिलेगी 25,000 रुपये की, अगर एज 60 साल उससे ऊपर होगी डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपये की। मुझे मेरी अलग मिलेगी, मेरी पेरेंट्स की अलग मिलेगी, मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक का बेनिफिट क्लेम कर लूंगा 80D के अंदर। ये बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। 1 लाख रुपये कैसे क्लेम कर लूंगा? अगर मेरी एज 60 साल उससे ऊपर है 50,000 मेरी होगी, मेरे पेरेंट्स की 60 साल उससे ऊपर है 50,000 रुपये उनकी होगी, मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक का बेनिफिट क्लेम कर सकता हूँ। अच्छा एक बात और ध्यान देना, अगर आप में से किसी फैमिली का इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि कंपनी वाले 60 साल के बाद नॉर्मली इंश्योरेंस कम करते हैं, क्यों? उन्हें पता है तो बीमार रहेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर किसी का इंश्योरेंस नहीं है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो खर्चा होगा तो भी बेनिफिट क्लेम कर लेगा 80D का 50,000 तक का। ये बात हमने लास्ट क्लास में समझी थी। और अगर आपने पेमेंट की होगी लमसम तो फिर आपको हर साल का जो प्रपोर्शनेट होगा उसके बेस पे अलाउड हो जाएगा, बट लिमिट आपकी वही रहेगी 25,000 और 50,000 मैक्सिमम, उससे ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती। 80D में ये लिखा हुआ था जी, ठीक है जी। अब अगर कोई कह रहा है ना सर ये दोबारा समझा दो, तो सर मैंने दोबारा रिवाइज करवा दिया। ध्यान रखो पूरी क्लास लास्ट में 50 मिनट की मैं पूरी डाल चुका था, दोबारा से मैंने 5 मिनट लगा के दोबारा से रिवीजन करा दिया सर, ठीक है। अब रेगुलर बैच में सर हम समझने वाली बातें देखो रेगुलर बैच में डिटेल में कर चुके हैं, अब अगर यहाँ पे समझाने वाली बातें करोगे ना फिर टाइम हमारा बहुत सारा लग जाएगा सर, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपने पहले क्लासेस में सही ढंग से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, यहाँ से एक बार सुन लोगे तो आपको फायदा जरूर होगा, इतना मुझे पता है जी, ठीक है। बाकी इसे डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि मेरी भी मजबूरी है सर, सिलेबस ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आप चेक करो पिछली बार मैंने 19 घंटे की इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास डाली थी, अगर इस बार आप काउंट कर लोगे ना सर 30 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। तो मतलब एक तरह की रिवीजन नहीं है सर, एक तरह की लगा लो डिटेल वाली रिवीजन है। एक होती है रिवीजन ऊपर ऊपर से रिवीजन, ताकि उसमें क्या होता है टीचर को पता ही नहीं होता कि बच्चे ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बस वो बोलता रहता है। एक होती है डिटेल रिवीजन कि मैं कोशिश करता हूं कि जहां टाइम लगाना है वहां टाइम लगाऊं, ताकि जो बच्चे थोड़ा सा पहले पढ़ के बैठे कम से कम उनको भी रिकॉल हो जाए। बाकी सर मेरी भी एक लिमिट है और मैं उतने लेक्चर नहीं लगा सकता जो हम रेगुलर बैच में लगाते हैं, ठीक है। लो जी अब फटाफट से आओ जी, अब जो बैलेंस हमें कंप्लीट करना है उसके ऊपर आओ जी। अब पॉइंट नंबर 7 आपका सेक्शन 80DD जो है, 80DD में क्या लिखा है, अब पहले 80DD और 80U ना इन दोनों को हम एक साथ करेंगे। सर एक बात मैंने सोच के बताना, आज आपने ना हैंडीकैप बच्चे देखे होंगे, नॉर्मली आज कई मूवीज के अंदर आपने देखा होगा हैंडीकैप बच्चे आते हैं।
आज कई हैंडीकैप अगर बच्चों को छोड़ के मैं हैंडीकैप बात करता हूँ। अब हैंडीकैप की ना, हैंडीकैप लोगों की दो कैटेगरी होती हैं, या तो वो हैंडीकैप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं या वो हैंडीकैप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। सर एक बात मुझे सोच के बताओ, आपने अगर पैरा ओलंपिक्स देखे हो, पैरा ओलंपिक्स में क्या होते हैं, सारे लोग हैंडीकैप होते हैं बट वो डिपेंडेंट नहीं होते क्योंकि वो खुद की अर्निंग खुद करते हैं। और मूवीज में काफी सारे लोग हैंडीकैप आते हैं, वो इंडिपेंडेंट हैंडीकैप होते हैं, वो खुद की अर्निंग खुद करते हैं। बट कई बार क्या होता है, ऐसे हैंडीकैप होते हैं जो पेरेंट्स भी डिपेंडेंट होते हैं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर एक बच्चा हैंडीकैप है, चाहे वो डिपेंडेंट है चाहे वो इंडिपेंडेंट है, हर फैमिली चाहती है उसको उसके हैंडीकैप से मुक्त होने के लिए उसके ऊपर खर्चा किया जाए। सर एक बात सोचिए, अगर किसी की फैमिली में हैंडीकैप बच्चा है तो क्या उसके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे उसका वो हैंडीकैप खत्म हो जाए? बिल्कुल चाहेंगे। तो वो क्या करेंगे, उस पर खर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई डिपेंडेंट हैंडीकैप होगा, उसके पेरेंट्स उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स को हम डिडक्शन दे देंगे 80 DD के अंदर। बस ये बात ध्यान दो। और अगर कोई बच्चा इंडिपेंडेंट हैंडीकैप है, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है वो इंडिपेंडेंट हैंडीकैप है, मतलब खुद की अर्निंग खुद कमा रहा है बट है वो हैंडीकैप और अपनी बीमारी पर खुद ही खर्चा कर रहा है, तो वो डिडक्शन 80 DD में क्लेम नहीं करेगा, वो 80 U में क्लेम करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी, अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या रेजिडेंट HUF हो, मेडिकल ट्रीटमेंट है डिपेंडेंट हैंडीकैप का, तो अगर आप 80% से कम हैंडीकैप हो तो डिडक्शन मिलेगी 75 की, अगर 80% से ज़्यादा हैंडीकैप हो तो डिडक्शन मिलेगी 125 की। बस ये बात ध्यान देना। अब बच्चा कह रहा है सर ये पता कैसे लगेगा कितने % हैंडीकैप है? अगर आपको नॉर्मली पता हो, आज जो मेडिकल साइंस है ना, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर नॉर्मली क्या कहता है, जैसे भी कोरोना के केसेस हुए थे, कोविड के केसेस जो बहुत चल रहे थे, मतलब 20 दिन तो ऐसे आ गए थे ना कि भगवान से डेली एक प्रार्थना थी कि भगवान बस ये दिन निकाल दे किसी भी तरह से। सही बता रहा हूँ सर, मतलब हर तरफ मतलब गंदी न्यूज़ सुनने को मिल रही थी, किसी के यहाँ पे ये एक्सपायर हो गए, ये प्रॉब्लम हो गई, इनको प्रॉब्लम है। और देखो उसमें क्या कहते हैं, उसमें जैसे मैंने, मेरे भी मामा जी का लड़का, रियल मामा जी का लड़का मैंने खोया है सर। आपको पता भी नहीं होगा कि वो मैंने कब खोया है, वो मेरा दिल ही जानता है। बट मैंने आपकी सिंगल क्लास मिस नहीं की सर, सिर्फ एक क्लास मिस की थी। एक क्लास भी उस चक्कर में मिस नहीं की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मेरे को पता ना कि आप 450-500 बच्चा डेली आके बैठता, आपका भी तो करियर है ना सर। मतलब मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम सर लास्ट के 1 महीने में रही हैं, बट मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैं सिर्फ आपसे मोटिवेशन मिलता है मुझे, जो मेरे इतने सारे बच्चे सामने बैठे हैं ना, उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको पता नहीं है ये बात, ठीक है? चलो इधर सुनो ध्यान से, अब उनको मैं उसको बीच में लेके नहीं आऊँगा। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब मेरे मामा जी के लड़के के साथ ये हुआ था ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि इनके जो लंग्स है ना, इनके जो लंग्स है वो 40 से 50% जो है वो इफेक्टेड हो चुके हैं। मतलब थोड़ा सा कोविड का लेट पता लगा, अब जब कोविड का लेट पता लगा तो 50% लंग्स इफेक्टिव हो गए। तो मेडिकल साइंस जो है ना वो परसेंटेज में काम करती है। आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर क्या बोलते हैं, इतने % शरीर का हिस्सा बेकार हो चुका है, इतने % आपका ये इतने % किडनी खराब हो चुकी है, इतने % लीवर खराब हो चुका है। मतलब परसेंटेज की बातें होती हैं, तो वो परसेंटेज बताने वाले कौन होंगे? वो डॉक्टर होंगे। हमारे कहने से नहीं होगा सर। अब बच्चा कहता है सर यहाँ तो लोग प्लानिंग कर लेंगे, भाई हर पर्सन कहेगा कि मेरा बच्चा तो 90% हैंडीकैप है, डिडक्शन क्लेम कर लेगा 125 की, तो गवर्नमेंट का तो नुकसान है ना। एक बात सोच के बोलना, कौन ऐसा महानालायक होगा जी, मैं नालायक भी नहीं कहूंगा सर, कौन ऐसा दुनिया में महानालायक होगा जो अपने हैंडीकैप बच्चे पे टैक्स की चोरी करने की सोचेगा? सर कौन ऐसा महानालायक होगा जो अपने हैंडीकैप बच्चे पे टैक्स की चोरी करने की सोचेगा? सर कोई होगा भी ना तो सर मैं सही बता रहा हूं, कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मतलब जिसके दिमाग में ये सोच चल रही होगी ना कि बच्चा मेरा हैंडीकैप है, क्यों ना इस पे गेम खेलें, टैक्स की चोरी करें, सर भगवान जानता है कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट कह रही है हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम चोरी करना चाहते हो कर लो, हम तुम्हें फिक्स डिडक्शन देंगे। ये लिमिट जो है ना 75 125 की, मैं दोबारा बोल दूं, ये मैक्सिमम नहीं है सर। आप चेक करो बाकी जो भी सेक्शन हम पढ़ रहे हैं वहां पे लिमिट मैक्सिमम है। जैसे 80C में 1.5 लाख तक मिलेगी, 80CCC में 1.5 लाख तक मिलेगी, 80CCE में 1.5 लाख तक मिलेगी, ठीक है? 80CCD1 में ग्रोस टोटल इनकम का 20% तक मिलेगी, 80CCD1B में 50,000 तक मिलेगी। मतलब हर जगह ये लिखा है कि इस लिमिट तक मिलेगी। बट 80DD और 80U में गवर्नमेंट कह रही है डिडक्शन आपको इतनी ही मिलेगी। एक बच्चा कहता है सर अगर हैंडीकैप बच्चे पर खर्चा ही सिर्फ 5,000 रुपये किया होगा तो भी डिडक्शन 75,000 की तो फिक्स मिलेगी। अगर बच्चा 80% से ऊपर है तो फिक्स है 125 लाख माइनस कर लो, बात खत्म जी। सर गवर्नमेंट कह रही है 1,25,000 रुपये, अगर तुम 30% भी मान लो टैक्स बचा लेते हो तो कितना टैक्स बचेगा? 37,000 रुपये ना। हम 37,000 रुपये के चक्कर में तुम्हारे पीछे भागेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा बच्चा हैंडीकैप है और वो हमारा दिल भी जानता है तुम चोरी नहीं करोगे। बट अगर फिर भी चोरी कर रहे हो 30,000 रुपये के चक्कर में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल लीनियंसी रखी है, गवर्नमेंट करी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिपेंडेंट हैंडीकैप है, अगर आप उस पर खर्चा कर रहे हो आप डिडक्शन क्लेम कर लो, अगर वो अपनी बीमारी पे खुद खर्चा कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट है, फिर वो डिडक्शन क्लेम करेगा 80U के अंदर। कितनी मिलेगी? 75 और 125, वहां भी लिमिट सेम है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखो जी 80DDB। 80DDB में क्या है, अगर किसी पर्सन को स्पेसिफाइड बीमारी है, अगर किसी पर्सन को स्पेसिफाइड डिजीज है, जैसे एड्स हो गया, टीबी हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, कैंसर हो गया, ऐसी गंदी गंदी बीमारियां फैल चुकी हैं सर, आपको तो इन बीमारियों पर ना लाखों खर्चा होता है। बच्चा कह रहा है सर कोरोना यहाँ पे कवर होगा, आंसर इज नो। कोरोना जो है सर वो यहाँ पे अभी कवर नहीं है, स्पेसिफाइड डिजीज में कवर नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ सर, कोरोना पे भी लोगों के लाखों रुपए लगे हैं, जिनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था ना उनके लाखों रुपए लगे हैं। आप नहीं जानते लोग कैसे कंगाल हुए हैं सर, क्योंकि मेरे को तो पता है ना सर, मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है। जब बच्चे मेरे मैसेज करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, तब मुझे रियलिटी फील होती है कि कोरोना को मतलब बहुत इंसान तो सर बहुत इंसानों की ना जो भी खत्म हो चुकी है, उनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है अगर मैं रियलिटी देखूं। ठीक है, बट यहाँ पे वो कवर नहीं है। 80DDB में स्पेसिफाइड डिसीज में एड्स है, टीबी है, मेंटल डिसऑर्डर है और कैंसर है, ये बीमारी कवर है। अगर आपने इन बीमारी पर खर्चा किया तो जो आप खर्चा करोगे डिडक्शन मिलेगी। अगर एज आपकी लेस देन 60 है तो 40,000 रुपए तक मिलेगी, और अगर एज आपकी 60 और मोर होगी तो 1,00,000 रुपए तक मिलेगी। बट इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिल चुका है उसको माइनस करने के बाद ना फिर बैलेंस जो होगा उतने की डिडक्शन मिलेगी। मतलब सोच के बोलना, अगर मैंने 30,000 रुपए खर्चा किया और 30,000 ही मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, फिर डिडक्शन क्यों मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट में मैंने 40,000 रुपए खर्चा किया और इंश्योरेंस कंपनी ने 40,000 मुझे वापस कर दिया तो क्या डिडक्शन मिलनी चाहिए? आंसर इज नो। देखो मैंने क्या लिखा है, इफ इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव देन सच पोर्शन विल डिडक्ट, मतलब वो माइनस हो जाएगा, उसके बाद जो एडिशनल खर्चा बचेगा उसकी डिडक्शन तुम क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे बस ये बात ध्यान दो जी, ये हमारा 80DDB है। दोबारा बोलो जी, अभी हमने 3 सेक्शन किए जी आज की क्लास में। अभी तक हमने आज की क्लास में 3 सेक्शन किए हैं। कौन कौन से, एक बार बोलना फटाफट से। पहला जी, जल्दी बोलो मेरे बच्चे, पहला कौन सा जी? पहला हमने किया 80DD। 80DD में क्या है जी? डिपेंडेंट हैंडीकैप, डिडक्शन कितनी मिलेगी? 75 और 125। अगला कौन सा किया? इंडिपेंडेंट हैंडीकैप, उसमें क्या है? 80U, डिडक्शन कितनी मिलेगी? 75 और 125। अगला कौन सा किया? 80DDB, उसमें क्या है कि अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज है, उस स्पेसिफाइड डिजीज पर कोई खर्चा हो रहा है, उसके ट्रीटमेंट के लिए 40,000 और 1,00,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा जी। 80DDB ये है। उसके बाद फिर 80E सेक्शन है। 80E में क्या है जी? अगर किसी पर्सन ने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया, क्या मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी चैट बॉक्स में बता सकता है? अगर आप मैसेज करोगे बहुत बढ़िया लगेगा मुझे। क्या मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी चैट बॉक्स में बता सकता है मुझे, क्या CS जो है क्या वो हायर एजुकेशन में कवर है या नहीं है? एक बार बताना मुझे जी, जल्दी मैसेज करके बताओ, क्या CS जो है क्या वो हायर एजुकेशन में कवर है या नहीं है? जल्दी बोलो नालायको, क्या CS जो है हायर एजुकेशन में कवर है या नहीं? बच्चा कह रहे नहीं है, नहीं है, नहीं। अच्छा, कई बच्चे तो ना दिल पे पत्थर रख के आंसर दे रहे हैं, हाय हाय सर नहीं है, सर नहीं, नहीं है सर, नहीं है। ऐसे बच्चे हो चुके हैं कि सर दिल पे पत्थर रख के आंसर दे रहे हैं। आपने आंसर बिल्कुल सही दिया, CS एक हायर एजुकेशन नहीं है। मैं इस हायर एजुकेशन वर्ड पे ना क्लास में काफ़ी टाइम लगाता हूँ समझाने में, अब बट इतना टाइम मेरे पास है नहीं है अभी। मैं वहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल देता हूँ। इतना ध्यान दो बस कि CS जो है हायर एजुकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर CS जो एक प्रोफेशनल कोर्स है। इवन अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, CA, CS, CMA ये तीनों ही हायर एजुकेशन में कवर नहीं होंगे। ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि जब मैं CA कर रहा था तो हमारी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कोचिंग लेने के लिए, तो मैंने भी लोन लिया था। मैंने भी लोन लेने के लिए, मतलब लोन लिया नहीं था, लोन मुझे मिला नहीं था, लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, बट बैंक वालों ने लोन देने से मुझे मना कर दिया था। आज तो नॉर्मली कई बार लोन मिल जाता है, जैसे CS वालों की गाइडलाइंस है, नोटिफिकेशन है कि इस बैंक के जाओ, इस बैंक के पास जाओ, CS करने के लिए लोन मिल जाएगा। ऐसे CA वालों की भी गाइडलाइंस थी कि अगर इस बैंक के पास जाओगे लोन मिल जाएगा। उस टाइम ना ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, आपने कभी नाम सुना हो? OBC था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। मैं वहां लोन लेने के लिए गया, उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा CA कर रहा हूं। साफ मना, काटा मार दिया, लोन नहीं मिलेगा। मैं कहा जी लोन क्यों नहीं मिलेगा? हमारे इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन है कि इस बैंक से लोन ले सकते हो। कह रहे भाई साहब नोटिफिकेशन का हम क्या करें? कह रहे ये बताओ आपने अभी CA अब स्टार्ट किया, खत्म कब करोगे? मैं साइलेंट था। सर अगर आपसे कोई पूछे कि आपने CS आज स्टार्ट की है, खत्म कब होगी, आंसर आप दे ही नहीं सकते। वो बात अलग है, कॉन्फिडेंस से बोल दो 3 साल में कर लूंगा, 2 साल में कर लूंगा, वो तो हम खुद कह रहे हैं ना, हमें क्या पता एक्चुअल में कब खत्म होगी सर।
मैंने कई कई लोग देखे हैं सर, उनको कई कई साल लग जाते हैं। कई कई लोग मैंने देखे हैं वो एक शॉट में क्लियर भी करते हैं, रैंक भी लेके आते हैं। और ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 12वीं में 60% थे, ऑल इंडिया रैंक आ गया सीएस में। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 12वीं के अंदर, मतलब 12th के अंदर 95% तक मार्क्स थे, उनसे सीएस 4 अटेम्प्ट के अंदर क्लियर हो रही है, क्योंकि बच्चा हवा के अंदर आ जाता है। सर ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये देख के डिग्री नहीं मिलती है कि आपके 12th में कितने थे, डिग्री ये देख के मिलती है कि अब आप क्या काम कर रहे हो, बस ये बात ध्यान देना। तो मैं कहना ये बात चाह रहा हूँ कि सीएस हायर एजुकेशन नहीं है। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया, इसमें क्या क्या कवर होगा, एमबीए कवर होगा, बीबीए कवर होगा, बीएससी कवर होगा, मतलब जो आपके रेगुलर कॉलेज होते हैं, जो आपके रेगुलर कोर्स होते हैं वो कवर होंगे। अगर आपने उसके लिए लोन लिया, उस लोन पे आप जो भी इंटरेस्ट पे करोगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट पे करोगे डिडक्शन क्लेम कर लोगे 8 साल तक। ये बात ध्यान दो। तो 8 साल तक आप जो इंटरेस्ट पे करोगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 8 साल तक जो भी इंटरेस्ट पे करोगे डिडक्शन क्लेम कर लोगे जी 80E के अंदर। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। उसके बाद देखो जी, एक सेक्शन 80EE है जी। अब ये सेक्शन 80EE जो है वो ये कहना क्या चाहता है, वैसे 80EE जो है ना, अब ये नॉर्मली खत्म हो चुका है जी, ये सेक्शन 80EE अब खत्म हो चुका है। अब 80EE और 80EE काम कर रहा है। अभी हम डिस्कस करेंगे, वो नए सेक्शन आए हैं, अब काम कर रहा है 80EE और 80EE काम कर रहे हैं। जो दो सेक्शन नए इंसर्ट हुए ना, अब प्रैक्टिकली वो काम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ में रिमूव हो चुका है, बट अभी भी हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर अभी ये क्लेम हो रहा है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब ये 80EE है क्या, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक बात मैंने सोच के बताओ सर, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हमने स्टूडेंट दरबार के अंदर भी रिवाइज किया, हमने 27 मिनट वाली सीरीज के अंदर भी रिवाइज किया, जो अभी हमारी 8:30 बजे दोबारा से है। और आज ध्यान सुना सर, आज गलती से भी 27 मिनट वाली सीरीज मिस मत कर देना, क्योंकि आज हमें पीजीबीपी के 7 कॉन्सेप्ट करने हैं। और आप सब जानते हो पीजीबीपी क्या है सर, जिसकी रिवीजन क्लास में हमने स्टूडेंट दरबार में 8 घंटे लगाए, 8 दिन हमने लगाए, उसके 7 कॉन्सेप्ट हम आज 40 मिनट में रिवाइज करेंगे। तो गलती से मिस मत करना, क्योंकि वो 7 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवन स्टूडेंट दरबार में भी 1-2 कॉन्सेप्ट मैंने इग्नोर कर दिए थे, क्यों, क्योंकि वो बच्चा खुद पढ़ लेता है, बट मैं 27 मिनट में वो कॉन्सेप्ट दोबारा उठाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आपने होमवर्क किया नहीं होगा। सर मुझे सबका पता है आपका, आप ये मत सोचो मुझे पता नहीं है, मुझे हर बच्चे का पता है कि होमवर्क का मतलब होता है टीचर का होमवर्क है, स्टूडेंट का नहीं है वो, ठीक है। तो मैंने इसलिए नहीं वहां पे करवाए थे कि बच्चा खुद कर लेगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बट मुझे पता है कि आपने नहीं किया होगा, इसलिए मैंने 27 मिनट के अंदर डाल दिए कि कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा, बच्चे को रिकॉल हो जाएंगे जी। तो गलती से मिस मत करना आज की क्लास जी। इधर सुनो ध्यान से। अब अगर मैं 80EE का एग्जांपल देता हूं जी, 80EE पता क्या कह रहा है, 80EE ये बात कहना चाह रहा है, याद करो आपने हाउसिंग लोन जब लिया होगा, आपने हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में हाउसिंग लोन लिया होगा, उस हाउसिंग लोन में आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया होगा, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करते हो सेक्शन 24B के अंदर। भाई अगर आपने हाउसिंग लोन लिया होगा, हाउसिंग लोन वाले केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करते हो 24B के अंदर। अब जब इंटरेस्ट की डिडक्शन 24B में क्लेम करते हो, तो उस केस में 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट ही, सॉरी 30,000 रुपए की लिमिट होगी या 2 लाख रुपए की लिमिट होगी, और लेट आउट वाले केस में कोई भी लिमिट नहीं होगी। अब चेक करो, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में या तो 30,000 रुपए की लिमिट है, या कितनी लिमिट है, 2 लाख रुपए की है। मान लो मैंने 24B में 2 लाख तक का बेनिफिट क्लेम कर लिया, मान लो 24B में मैंने 2 लाख तक का बेनिफिट क्लेम कर लिया। अब अगर 24B में मैंने 2 लाख तक का बेनिफिट क्लेम कर लिया, मेरा इंटरेस्ट अगर 2,40,000 पे है, तो मैं 40,000 पे 80EE में क्लेम कर सकता हूं। 80EE ये बात कहता है, मेरी फैमिली का हर बच्चा, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, बात ध्यान दे, 80EE इन एडिशन टू 24B, बस ये बात ध्यान दो। और 24B माइनस करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हुए, 80EE माइनस करेंगे ग्रोस टोटल इनकम से टोटल इनकम निकालते हुए। बट मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, ये बात ध्यान देना, 80EE हर केस में नहीं मिलेगा, कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या, देखो जी, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। पहली कंडीशन, आपके घर की वैल्यू 50 लाख तक हो। आपका घर जो है ना, बिल्कुल छोटा घर होना चाहिए, घर की वैल्यू 50 लाख तक हो। लोन आपने 35 लाख तक लिया हो, लोन आपने 35 लाख तक लिया हो, और आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा घर ना हो, आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा घर ना हो, तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो मैक्सिमम 50,000 की 80EE के अंदर। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो मेरी फैमिली बस ये ध्यान दे कि 2 लाख रुपए जो 24B के अंदर पड़ा था, वो 24B में 2 लाख तो हैं, उसके अलावा 50,000 रुपए की लिमिट और मिल सकती है 80EE में। कब, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। एक बार फटाफट चैट बॉक्स में लिखना कंडीशन क्या थी,
जल्दी लिखो चैट बॉक्स में कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन घर कितने तक का हो, 50 लाख तक का हो। सेकंड कंडीशन लोन कितने तक का हो, 35 लाख तक का हो, और इस घर के अलावा कोई दूसरा घर ना हो। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो 50,000 तक की आप बेनिफिट डिडक्शन क्लेम कर लोगे 80EE के अंदर जी। उसके बाद जी 80G में ना, 80G में अब देखो काफी सारे बच्चों को डाउट है, और इवन 2-3 बच्चों ने कहा भी था सर 80G ना थोड़ा डिटेल में समझा देना। तो अगर मुझे टाइम लगा, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा सर, क्योंकि जब मैं कमिटमेंट कर देता हूँ ना फिर मैं कमिटमेंट पूरी करके रहता हूँ। और आपको पता नहीं है यूट्यूब के लिए अप्रोक्सीमेट जितने मेरी यूट्यूब फैमिली के बच्चे, कम से कम 3 से 4 घंटे आप देखते हो मुझे डेली आना पड़ता है यूट्यूब फैमिली के लिए, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की है और कमिटमेंट में मैं खरी उतरता हूँ, चाहे वो कुछ भी करना पड़े मेरे को। ठीक है नहीं, तो मैं कमिटमेंट तो नहीं कर रहा, बच्चों को पता है कि अगर मैं कमिटमेंट नहीं भी कर रहा तो भी पूरी कर दूंगा। तो जिन बच्चों को 80G में डाउट आता है, मैं कोशिश पूरी करूंगा आने वाले हफ्ते के अंदर 80G का एक सेशन बना के डाल दूं, ताकि हर बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, कमिटमेंट नहीं कर रहा, मैं वादा नहीं कर रहा, कोशिश करूंगा। जहां मुझे टाइम मिलेगा ना, जहां टाइम मिलेगा, मैं फ्री नहीं बैठूंगा, कोशिश करूंगा आधे पौने घंटे का सेशन 80G में बना के डाल दूं विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि आपको 80G मलाई की तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, बट अभी मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा, कोशिश पूरी करूंगा, बस आप मुझे बीच में याद करवाते रहना। ठीक है, आप मुझे बीच में याद करवाते रहना कि सर 80G, ताकि मेरे दिमाग में घूमता रहे कि 80G मुझे करवाना है। बट बाकी अगर मैं 80G का क्रक्स बताऊं जी, 80G का क्रक्स से निकल के आ रहा है। पहली बात तो 80G सभी एसएससी को मिलेगा, चाहे इंडिविजुअल हो, एचएफ हो, कंपनी हो, फॉर्म हो, सबके लिए। और आप सब जानते हैं 80G में है क्या। नॉर्मली 80G में है कि अगर आपने डोनेशन दी है, चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दी है, रिलीजियस ट्रस्ट को डोनेशन दी है, और कई सारे फंड बने हुए हैं, उन फंड में आपने डोनेशन दी है, तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कुछ केस में 100%, कुछ केस में 50%। बस इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपने डिडक्शन अगर क्लेम करनी है तो जो भी आप कंट्रीब्यूट करोगे, अगर वो 2000 तक है फिर तो चाहे कैश के अंदर पे करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पेमेंट करनी है 2000 से ज्यादा, फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अदर देन कैश में, तभी डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कंफर्म बन सकता है कि 80G में लिमिट कितनी है पेमेंट करने की। कैश में 2000 की लिमिट है। एक जमाने में पहले यहाँ पे 10,000 रुपए की लिमिट होती थी, अब लिमिट आपकी 2,000 रुपए की है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ये बात क्लियर है। तो 80G में अब 100% काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, 50% काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है जी। और विद, आपको पता हो जिन बच्चों ने 80G क्लास के अंदर पढ़ा होगा, इसमें विद क्वालिफाइंग लिमिट है, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है। अब इसमें ना क्वालिफाइड लिमिट निकालने के लिए आपको इनकम कैलकुलेट करनी होती है, उसके बेस पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, जिसमें काफी सारे बच्चों को डाउट होता है। तो टेंशन मत लेना सर, पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स खत्म कर दूं 80G में। अभी के लिए बस इतना ध्यान दो, डिडक्शन मिलती है 100% और 50%, और 2000 रुपए तक आप कैश पे कर सकते हो। अगर 2000 से ऊपर पेमेंट करनी होगी अदर देन कैश में करोगे, ये हमारा 80G कहते हैं जी। उसके बाद फिर 80GG के पास आओ। 80GG में क्या लिखा हुआ है? 80GG ये बात कहता है कि अगर आपने रेंट पे किया है उस केस में आप डिडक्शन क्लेम करोगे 80GG के अंदर। अब ये 80GG पता किन के लिए है? जिनको HRA नहीं मिलता। अब सामने एक बच्ची बैठी है प्राची, आप मेरा आपसे क्वेश्चन है प्राची, एक बात बताओ, आपके फादर रेंट पे करते हैं? आपने मुझे बताया था। बच्ची कहती सर बिल्कुल बताया था। क्या आपके फादर किसी कंपनी में एम्प्लॉई है? आंसर इज नो, बट फिर भी रेंट पे करते हैं? बच्चा कहता है यस पे करते हैं। अब जिन के फादर किसी कंपनी में एम्प्लॉई नहीं है, मतलब जिनको HRA नहीं मिलता बट फिर भी वो रेंट पे करते हैं, डिडक्शन क्लेम कर लेंगे 80GG के अंदर। इट मीन आज वैसे तो मैं अपने मकान में रहता हूं, ठीक है, बट अगर मैं जब CA बनने के बाद काफी टाइम में रेंट के मकान में रहा, जब CA बनने के बाद भी काफी टाइम में रेंट के मकान में रहा, तब मैंने 80GG क्लेम किया है। बच्चा कह रहा है सर आप क्यों क्लेम करोगे, आप तो एम्प्लॉय नहीं हो। अगर मैं एम्प्लॉय होता फिर तो मैं HRA क्लेम करता ना, अगर मैं एम्प्लॉय नहीं हूं तभी मैंने 80GG क्लेम किया। तो 80GG है ही उन लोगों के लिए जिनको HRA नहीं मिलता, वो 80GG का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, ये बात ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 80GG इंडिविजुअल क्लेम करेंगे, डिडक्शन किसकी मिलेगी? रेंट की। कितनी मिलेगी जी? जितना आपने रेंट पे किया माइनस में 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और 5000 पर मंथ, और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। मतलब सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, 5000 पर मंथ से बस ये बात ध्यान दो, मैक्सिमम 60,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं 80GG के अंदर, उससे ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। तो मेरी फैमिली का हर बच्चा ये लिमिट ध्यान देगा, मेरी फैमिली का हर बच्चा ये लिमिट ध्यान देगा कि मैक्सिमम 80GG में 60,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं 80GG, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। अब ये एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालती हैं जी? एडजस्टेड टोटल इनकम में ग्रोस टोटल इनकम में से सारी डिडक्शन माइनस कर दो 80GG को छोड़ के।
क्योंकि अभी इस सेक्शन की तो मिलनी है ना, तो इस सेक्शन को छोड़ के जितनी डिडक्शन है वो सारी माइनस करके जो इनकम आएगी उसका गवर्नमेंट करिए 10%, उसका 25% और 5000 की लिमिट है ही है। जो भी लेस होगा उतनी डिडक्शन क्लेम कर लो। अगर वो 60,000 से कम है तो उतने की क्लेम करो, अगर 60,000 से ज़्यादा है तो पूरे साल की 60,000 से ऊपर का बेनिफिट नहीं मिल सकता। 80GG में लिखा हुआ है जी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी, मुझे फटाफट से आंसर दो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि 80GG में मैक्सिमम कितना बेनिफिट क्लेम कर सकते हो? 60,000 का, उससे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। ये हमारा 80GG है जी। उसके बाद जी 80GGA और 80GGB। अब ये 80GGA और 80GGB क्या है पहले वो समझो। 80GGA जो है ना, ये तो है जो आपने पीजीपी के अंदर सेक्शन किया था। एक बात मुझे बताना जी, क्या नाम है आपका? आपका अंजलि, हाँ अंजलि सलूजा जी। सलूजा साहब, आप मुझे बताओ, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपने पढ़ा होगा पीजीपी के अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च वाला केस होता है, याद करो साइंटिफिक रिसर्च वाले केस में बिजनेसमैन कितना बेनिफिट क्लेम कर सकता है? 100%। अब मान लो सलूजा साहब ने कहा, अंजलि ने कहा कि सर मेरे फादर साहब जो है ना वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सैलरी क्लास पर्सन है, बट उन्होंने जो सेक्शन 35 वाले इंस्टीट्यूट है ना, अगर वहां पे कंट्रीब्यूशन की है, वहां डोनेशन दी है, तो क्या वो 35 में बेनिफिट क्लेम करेंगे? मैं कहा अंजलि बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो 35 वाला सेक्शन है वो उनके लिए जो बिजनेस कैरी कर रहे हैं। बट अंजलि आपके फादर जो है बिजनेस कैरी नहीं कर रहे। कहते सर बट मेरे पापा ने मतलब जो डोनेशन दी है वो दी तो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट को ना। मैं कहा बिल्कुल दी है, बट आपके फादर 35 में क्लेम नहीं कर सकते, आपके फादर यहां क्लेम करेंगे। देखो क्या लिखा है 80GGA में, क्या लिखा है जी? एनी असेसी एक्सेप्ट बिजनेस प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन में ये कवर ही नहीं हो सकते। एक बार पढ़ना जी, पढ़ो 80GGA, एक बार फटाफट से पढ़ो जी क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जी फटाफट से। 80GGA सॉरी, देखो क्या लिखा हुआ है, एनी बिजनेस एक्सेप्ट बिजनेस प्रोफेशन। अच्छा बिजनेस प्रोफेशन क्यों लिखा है? क्योंकि वो 35 में डिडक्शन क्लेम करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, डिडक्शन फॉर रिसर्च। अंजलि आपके फादर की बात कर रहा हूँ या किसी के फादर की बात कर रहा हूँ जो बिजनेसमैन नहीं है, अगर वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में डोनेशन देते हैं वो क्लेम करेंगे। यहाँ पे कितने % क्लेम करेंगे? 100%। बस इतनी बात ध्यान देना कि अगर 2000 तक की पेमेंट है फिर तो कैश अलाउड है, अगर 2000 से ऊपर पेमेंट करनी है फिर अदर देन कैश में करनी पड़ेगी, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दीजिए, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन गया कैश में कितनी पेमेंट अलाउड है, चाहे वो बना 80G का चाहे बना 80GGA का, अब 10,000 रुपए की लिमिट कहीं नहीं है, आंसर कितना बनेगा? 2000। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ना कई बच्चे पुराने जमाने के भी होंगे सर, उन्होंने पुराना लॉ पढ़ा होगा, तो ध्यान रखना पुराने लॉ में 10,000 रुपए की लिमिट थी, अब वो लिमिट हर केस में 2,000 रुपए की हो चुकी है। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद देखो जी, अब ये 80GGB और 80GGC, इन दोनों के अंदर क्या लिखा हुआ है? इन दोनों के अंदर है कि अगर कोई पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है जी। अब 80GGB जो है ये तो कंपनी के लिए है और GGC जो है ये अदर देन कंपनी के लिए है। और एक बात बताओ, आपने सुना होगा दिल्ली के सीएम कौन है जी? एक बार बताना, दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। आपने कई बार देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी जब न्यूज़ के अंदर बोलते हैं या कहीं पर भी वो मतलब कहीं पर भी अगर मीडिया के सामने बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि काफ़ी सारे लोग हमें दिल खोल के डोनेशन दे रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर उन्होंने हर बार बोला कि बहुत लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और हमें डोनेशन दे रहे हैं। अब जो लोग पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते होंगे उन्हें बेनिफिट क्या होता होगा? वो सब 80GGB और GGC क्लेम करते हैं। अगर कंपनी ने डोनेशन दी है तो जो डोनेशन दी होगी 100% का बेनिफिट क्लेम कर लेगी जी 80GGB के अंदर। अगर अदर देन कंपनी ने दी है तो भी वो क्लेम करेगी 100% का, बट 80GGC में क्लेम करेगी। बस ये बात ध्यान दो। बट यहाँ पे कैश पेमेंट अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोई 2,000 रुपए की लिमिट नहीं है सर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2,000 रुपए की भी लिमिट नहीं है। यहाँ पे अगर पेमेंट करनी है, चाहे वो 1 रुपए की पेमेंट करनी हो, तो भी अदर देन कैश में करोगे। बस ये बात ध्यान दो। देखो मैंने क्या लिखा है, नो डिडक्शन इफ पेमेंट इन कैश, नो डिडक्शन इन पेमेंट इफ कैश। मतलब कोई मैंने 2,000 रुपए की लिमिट नहीं लिखी, 2,000 रुपए की लिमिट है वो GGA के अंदर है और 80G के अंदर है। इस केस में कोई भी लिमिट कैश की नहीं है। यहाँ पे स्टार्टिंग से ही नॉन कैश के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो देखो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 100% की और 100% की। ये बात क्लियर हो गई जी। अब अगला सेक्शन है 80QQB और 80RRB। ये दोनों जो है ना ये रॉयल्टी के हैं। सर एक बात मुझे सोच के बताओ, एक बात मुझे सोच के बताओ, आज मार्केट में जो मेरी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आज मार्केट में जो मेरी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो बुक के डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं मुझे क्या पे करते होंगे? रॉयल्टी पे करते होंगे। वो मुझे क्या पे करते होंगे? रॉयल्टी पे करते होंगे। मुझे रॉयल्टी मिलती होगी।
अब गवर्नमेंट कह रही विवेक जो तुझे रॉयल्टी मिलती है ना, उस सारी रॉयल्टी की इनकम पर हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, हम डिडक्शन भी कुछ देंगे। मतलब जो तुझे रॉयल्टी मिल रही है उस सारी रॉयल्टी की इनकम पे टैक्स चार्ज नहीं होगा, हम कुछ डिडक्शन भी देंगे। अब डिडक्शन कितनी देंगे? जितनी एक्चुअल रॉयल्टी है और 3 लाख रुपए विच एवर इज लेस। मतलब जितनी एक्चुअल रॉयल्टी है और 3 लाख रुपए विच एवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम 3 लाख से ज्यादा की डिडक्शन तो मैं क्लेम कर ही नहीं सकता, ये बात ध्यान देना। बट ये एक्चुअल अमाउंट और 3 लाख विच एवर इज लेस तब होगा जब मुझे रॉयल्टी जो मिलेगी लमसम मिलेगी। अगर मुझे रॉयल्टी, मैं लॉयल्टी कह रहा हूं, आजकल लॉयल्टी का जमाना कहां है सर, वो लॉयल्टी वाले जमाने चले गए, आजकल तो लॉयल बहुत कम लोग होते हैं। मेरे मुंह से बार बार लॉयल्टी निकल रहा है, मैं बात कर रहा हूं रॉयल्टी की। गवर्नमेंट कह रही कि अगर आपको लमसम रॉयल्टी मिलेगी तो वो लमसम रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लेस। अब ध्यान सुना, गवर्नमेंट कह रही है ये एक्चुअल रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लेस तब होगा अगर तुम्हें रॉयल्टी लमसम मिल रही है। एक बच्चा कहता है सर कई बार ना रॉयल्टी लमसम नहीं मिलती, इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलती है, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि 3 लाख रुपए की तो लिमिट रहेगी और एक्चुअल अमाउंट जो है ना वहां पे बनेगा इफ नॉट लमसम रॉयल्टी। देखो मैंने क्या लिखा है, अप टू 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। मतलब जितनी बुक सेल हुई हैं उसका 15% और 3 लाख विच एवर इज लेस। सर एक बार दोबारा, क्योंकि ना हमारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बना था कि वो बुक सेल का 15%, वो हमें पता ही नहीं था। इसलिए नहीं पता था क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था कि रॉयल्टी 2 तरह से मिलती है। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लेस। हम ये भूल जाते हैं कि अगर पेमेंट हमें लमसम नहीं मिलती, अगर रॉयल्टी लमसम नहीं मिलती, उस केस में क्या होगा। तो जो एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लेस है वो कब है जी? अगर रॉयल्टी लमसम मिल रही है। अगर रॉयल्टी लमसम नहीं मिल रही, दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर रॉयल्टी लमसम नहीं मिल रही उस केस में 3 लाख की लिमिट तो है ही है, फिर जितनी आपने बुक सेल की होंगी उसकी वैल्यू का 15% तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, उससे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। अब मान लो 15% आ रहा है 1 लाख रुपए और 3 लाख लेस क्या बनेगा 1 लाख रुपए। 15% आ रहा है मान लो 4 लाख रुपए, तो लिमिट 3 लाख की है ही है, 3 लाख से ऊपर की तो डिडक्शन क्लेम कर ही नहीं सकते जी। ठीक है, मतलब 3 लाख की तो एक अपर लिमिट है। आप 15% ऑफ वैल्यू बुक सोल्ड कब? अगर रॉयल्टी लमसम नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा होगा ना, अगर ये लिखा होगा कि रॉयल्टी मिली है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख और 3 लाख लेस क्या बनेगा 2 लाख बनेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है रॉयल्टी लमसम नहीं मिल रही और जो बुक सेल की है उसकी वैल्यू इतनी है, तो उसका 15% निकाल लो और 3 लाख विच एवरेज लेस कर दो। अच्छा आप सुना ध्यान से, इफ रॉयल्टी ऑन आउटसाइड इंडिया, अगर आपने रॉयल्टी इंडिया से बाहर कमाई है, ये क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव के दिसंबर के एग्जाम के अंदर बना था जी, और एक बार नहीं 2-3 बार पहले ही बन चुका है। बच्चों को पता ही नहीं इस क्वेश्चन कहां से आ गया, बच्चा कहता है पेपर बाहर से आ गया जी। बच्चे को बस एक चीज पता है, पेपर ही बाहर से आ गया, उसको बस ये बोलना आता है। एक बार चेक करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था नालायकों। एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, इफ रॉयल्टी ऑन आउटसाइड इंडिया, अगर रॉयल्टी आपने इंडिया से बाहर कमाई है, देन डिडक्शन अलाउड सिर्फ तब होगी ओनली इफ सच रॉयल्टी ब्रॉट इनटू इंडिया कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब अगर रॉयल्टी आपने इंडिया से बाहर कमाई है, उस रॉयल्टी की डिडक्शन आपको सिर्फ तब मिलेगी अगर इस प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो रॉयल्टी इंडिया में आ जाएगी। आप एक बार उस क्वेश्चन को चेक कर लेना, नहीं तो जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा कल, मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन में क्या था। उसमें 6 महीने में रॉयल्टी जितनी आएगी उस केस में, उसमें 6 महीने में जो रॉयल्टी आएगी उस केस में डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, अब एक बार दोबारा से, अब 80 RRB ना, एक बार आप खुद पढ़ो 80 RRB में क्या लिखा है, जल्दी पढ़ना एक बार फटाफट से जी, पढ़ो ये एक बार 80 RRB। अब 80 RRB जो है, बच्चा कह रहा है सर अगर 80 क्योंकि भी रॉयल्टी का है तो 80 RRB भी आपने कहा है रॉयल्टी का है, यस, बट 80 RRB में जो रॉयल्टी है ना वो कॉपीराइट की नहीं है, वो पेटेंट की है। दोनों के अंदर फर्क ये है, क्योंकि भी आपकी कॉपीराइट की रॉयल्टी का है और RRB जो है वो रॉयल्टी किसकी है जी, पेटेंट की है। तो एक बार चेक करो, यहाँ पे भी डिडक्शन कितनी मिलेगी, एक्चुअल और 3 लाख विच एवरेज लेस, बट यहाँ पे कोई 15% वाली बात नहीं है जी, यहाँ पे लिमिट फिक्स है, एक्चुअल और 3 लाख विच एवरेज लेस। जो मैंने 15% वाली बातें की हैं वो कॉपीराइट वाले केस के अंदर बातें की हैं, पेटेंट वाले केस में बातें नहीं की। बच्चा कहता है सर एक बार दोबारा से फटाफट से बोल दो क्या कहा है आपने। मेरे बच्चे मैंने ये कहा है ये क्यू भी है, ये RRB है। दोबारा देखो, ये क्यू भी है, ये RRB है। ये किस केस में है, कॉपीराइट वाले केस में, ये पेटेंट वाले केस में। पेटेंट वाले को तो पहले बाहर निकाल दो, एक्चुअल 3 लाख विच एवरेज लेस, इसको बाहर निकाल दो कि 3 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा, ये RRB निकल गया। अब बात करो क्यू बी में अगर रॉयल्टी लमसम है फिर तो एक्चुअल 3 लाख विच एवरेज लेस, अगर लमसम नहीं है फटाफट से बोलो, अगर लमसम नहीं है तो फिर 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड और 3 लाख की लिमिट तो बनेगी। और अगर रॉयल्टी इंडिया से बाहर अर्न की है,
अगर रॉयल्टी इंडिया से बाहर अर्न किया, इन दोनों केस में कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, चाहे वो पेटेंट वाली हो चाहे वो कॉपीराइट वाली हो, ये कॉन्सेप्ट दोनों में एप्लीकेबल होगा। अगर रॉयल्टी इंडिया से बाहर एप्लीकेबल किया तो प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर पैसा इंडिया में लेकर आ जाओ तो डिडक्शन क्लेम कर लोगे, नहीं लेकर आए इंडिया में तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। अगर मान लो 10 लाख रुपए की रॉयल्टी बाहर कमाई है, हेलो, अगर 10 लाख रुपए की रॉयल्टी बाहर कमाई है और 6 लाख रुपए इंडिया में लेके आ गए 6 महीने में, तो डिडक्शन, अगर 10 लाख रुपए की रॉयल्टी बाहर कमाई है और 6 लाख रुपए इंडिया में लेके आ गए तो डिडक्शन, मुझे फटाफट से बोल दो डिडक्शन कितने की मिलेगी सर? अगर 6 लाख रुपए इंडिया में लेके आ गए तो डिडक्शन कितने में मिलेगी? एक तो ऐसे नालायक बच्चे हैं मुझे आंसर भी नहीं देते। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? इफ रॉयल्टी अर्न आउटसाइड इंडिया देन डिडक्शन अलाउड ओनली इफ रॉयल्टी ब्रॉट इन इंडिया कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब अगर 6 महीने के अंदर अंदर जो रॉयल्टी लेकर आ गए हो उतने की आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितनी टोटल रॉयल्टी अर्न की है, टोटल रॉयल्टी की बात नहीं कर रहे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो जी 80 TTA। अब ये 80 TTA में क्या लिखा है जी? अगर इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग पे जी, आप सब जानते हो आज अगर बैंक में अकाउंट है वहाँ पे सेविंग का अकाउंट होता है, इंटरेस्ट आता है। कोऑपरेटिव बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, वहाँ पे सेविंग अकाउंट है, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, तो डिडक्शन क्लेम करोगे 10,000 रुपये तक। कब? अगर आपकी एज जो है, अगर आपकी एज जो है वो 60 साल से कम है। क्यों? अगर एज आपकी 60 साल या उससे ज़्यादा है तो डिडक्शन क्लेम करोगे 80 TTB के अंदर। यहाँ पे ध्यान रखना, अब 80 TTB जो है ना, वहाँ पे सेविंग वाला इंटरेस्ट भी अलाउड है और FD वाला इंटरेस्ट भी अलाउड है। हेलो, जो 80 TTA है, अगर मैं अपनी बात करूंगा, मेरे केस में सेविंग वाला अलाउड है, बस मेरे केस में अलाउड सिर्फ सेविंग वाला है क्योंकि एज मेरी 60 साल से कम है। अगर मैं अपने ग्रैंडफादर की बात करूंगा या ग्रैंड पेरेंट्स की बात, मतलब ग्रैंड मदर की बात करूंगा जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है सेविंग हो चाहे FD का इंटरेस्ट हो, तो उस केस में दोनों की ही डिडक्शन क्लेम कर लोगे और लिमिट आपकी 10,000 रुपये नहीं होगी, लिमिट आपकी 50,000 रुपये की होगी, ठीक है। ये बातें अपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी कि 80 TTB में लिमिट कितनी है? 50,000 रुपये। 80 TTA के अंदर लिमिट कितनी है? 10,000 रुपये की, बस ये पर ध्यान दो। लो जी, अब मुझे फटाफट से बताओ जी, ऐसा करते हैं जल्दी जल्दी एक बार लिमिट लिखना स्टार्ट करो। हर बच्चा चैट बॉक्स में लिखे जी, नीचे चैट बॉक्स में आंसर लिखना स्टार्ट करो जल्दी सीधे ही फटाफट से। हर बच्चा आंसर लिखना स्टार्ट करेगा। सबसे पहला 80C। आंसर इधर नहीं लिखना, चैट बॉक्स में लिखना, इधर आपने देखना ही नहीं है, बस आंसर लिखते रहो आंखें बंद करके। 80C की लिमिट कितनी है जी? 1.5 लाख रुपए। 80 CCC की लिमिट कितनी है? 1.5 लाख रुपए। 80 CCD1 में लिमिट कितनी है? अगर एम्प्लॉई है तो सैलरी का 10%, नहीं है तो GTA का 20%। 80 CCE में लिमिट कितनी है? C प्लस में CCC प्लस में CCD1 तीनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए। CCD1B की लिमिट कितनी है? 50,000 रुपए की लिमिट है। CCD2 में लिमिट कितनी है? एम्प्लॉयर अगर गवर्नमेंट है तो सैलरी का 14%, नहीं है तो सैलरी का 10%। ये लिमिट आपकी 80 CCD2 के अंदर है। फिर आपका 80D में लिमिट कितनी है? 25,000 रुपये की नॉर्मल है, 50,000 रुपये की तब अगर सीनियर सिटीजन है, और अगर इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट तो भी लिमिट 50,000 रुपये की है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट आपकी 5,000 की है। 80DD में लिमिट कितनी है? 75 और 125 फिक्स है। 80U में लिमिट कितनी है? 75 125 फिक्स है। उसके बाद 80DDB में अगर आप स्पेसिफाइड बीमारी का इलाज करवा रहे हो, नॉर्मल केस में 40,000 रुपये तक, अगर सीनियर सिटीजन हो उस केस में 1 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा। 80E हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लोगे, उस पर जो इंटरेस्ट पे करोगे 8 साल तक जो इंटरेस्ट पे करोगे डिडक्शन क्लेम कर लोगे 80E के अंदर। 80EE क्या कह रहा है? अगर लोन 35 लाख तक का है, घर 50 लाख तक का है और कोई घर नहीं है तो 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर लोगे 80EE के अंदर। 80G आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करो, चैरिटेबल ट्रस्ट में, रिलीजियस ट्रस्ट में, 2,000 रुपये तक कोई दिक्कत नहीं है। 2,000 से ऊपर करोगे अदर देन कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, डिडक्शन मिलेगी 100% और 50% एज द केस में भी। 80GG अगर मैं रेंट पे कर रहा हूँ, मुझे HRA नहीं मिल रहा, तो एक साल में 60,000 रुपये तक का बेनिफिट क्लेम कर सकता हूँ। 80GG ये बात कर रहा है। वैसे है विच एवर इज लेस किस में से? रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, फिर 5,000 पर मंथ, फिर जितना आपका एडजस्टेड टोटल इनकम उसका 25% विच एवर इज लेस जो होगा बेनिफिट क्लेम करोगे 80GG के अंदर। 80GGA अगर आपके फादर जी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में डोनेशन दे रहे हैं, डिडक्शन क्लेम करोगे 100%, 2,000 रुपये तक की लिमिट अलाउड है। 80GGB GDC पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हो, 100% का बेनिफिट क्लेम करोगे। यहाँ कोई 2,000 रुपये की लिमिट नहीं है, यहाँ स्टार्टिंग से ज़्यादा देन कैश के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। 80QQB RRB आप अगर रॉयल्टी पे कर रहे हो, कॉपीराइट वाले केस में QQ भी मिलेगा, और अगर अदर देन रॉयल्टी वाले केस में RRB मिलेगा जी। और मैक्सिमम लिमिट होगी आपके 3 लाख रुपए की। अगर इंडिया से बाहर है तो 6 महीने के अंदर पैसा इंडिया में आएगा तो डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। 80 TTA TTB TTA वाले केस में अगर सेविंग इंटरेस्ट है तो 10,000 तक का बेनिफिट क्लेम करोगे सीनियर सिटीजन को छोड़ के। अगर सीनियर सिटीजन हो उस केस में गवर्नमेंट कह रही है TTB के अंदर 50,000 रुपये तक का बेनिफिट क्लेम कर लोगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ठीक है।
तो फाइनली अब जाके हमारे सेक्शन खत्म हुए हैं, 2 सेक्शन बचे हैं, 80 EEA और 80 EEB। जो नए आए हैं उसको फटाफट से डिस्कस करते हैं। और जो 80 JJAA है, कई बच्चे कह रहे हैं 80 JJAA और 80P और 80 JJAA, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, अभी तो टाइम नहीं होगा क्योंकि 8:30 बजे हमारी दोबारा क्लास है। आराम से रात को या सुबह सुबह उठ के वो वीडियो देख लेना, ताकि वो दोनों सेक्शन भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, बट वीडियो जरूर देखना सर, क्योंकि आपके एग्जाम में 80 JJAA और 80P में से कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक है जी, वो मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है 40-45 मिनट के आराम, और विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है जी। और कमाल की बात देखो जी, मतलब जिसको डाउट है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, आराम से बढ़िया तरीके से हो जाएगा। आओ जी, अब यहाँ पे 2 सेक्शन हमारे हैं, फटाफट से उसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो 2 सेक्शन। 80 EEA और 80 EEB। वैसे तो आपको याद आ रहा होगा 80 EEA किसका है, पता है? 80 रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर है, रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर है 17। ये लो जी, ये रहा जी आपका 80 EEA और 80 EEB। मेरे नोनू, मेरे बाबू, मेरे आंवला, मेरे चमनप्राश, कहाँ पे है 80? ये रहा जी, ये लो जी 80 EEA और 80 EEB। बस 5 मिनट की बात है जी, खत्म है जी, क्लास खत्म है। 5 मिनट और रुक जाओ जी, फिर मिलेंगे परसों संडे को, इसके MCQs करेंगे। अभी मिलेंगे 8:30 बजे, ठीक है, PGP के साथ कॉन्सेप्ट करेंगे। फिर रात को मिलेंगे 10 बजे, GST की रिवीजन करेंगे। हाय राम सर, मजा आ जाता है कसम से ना, इतना मजा आता है ना, मुझे नहीं पता आपको आता नहीं आता, मुझे तो बहुत मजा आता है आपसे मिलके। इधर देखो ध्यान से फटाफट से। 80 EEA कह रहा है, अब जो हाउसिंग लोन है ना, उसका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट जो है, अब 80 EE में लोग क्लेम नहीं करते, 80 EE के अंदर क्लेम करते। मैंने कहा था ना 80 EE प्रैक्टिकल लाइफ में खत्म हो चुके हैं। अब जो नया सेक्शन है वो 80 EA है। देखो ये किसको मिलेगा, पहली बात इंडिविजुअल को, अदर देन जो 80 EE में कवर हैं वो वहीं क्लेम करेंगे, जो वहां पे कवर नहीं है वो यहां पे क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक। कमाल की बात देखो सर, वहां पे 50,000 रुपए की लिमिट थी, यहाँ 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। मतलब पता क्या कि 2 लाख रुपए क्लेम कर सकता हूं 24B में। मैं दोबारा बोलूंगा जी, 2 लाख रुपए तक क्लेम करूंगा 24B में, उस 2 लाख को छोड़ के 1.5 लाख रुपए तक का और बेनिफिट क्लेम कर सकता हूं 80 EEA के अंदर। बट कुछ कंडीशन है, आपका लोन आपने लिया हो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस घर की, जो आपने घर लिया है उस घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक हो, लोन सैंक्शन हुआ हो 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 21 तक। अब ये टाइम जा चुका है जी, अब ये टाइम जा चुका है। और असेसी के पास कोई दूसरा घर ना हो। और ध्यान रखना, फर्स्ट पहले 24B क्लेम करोगे, देन 80A क्लेम करोगे। मतलब पहले 24B की 2 लाख रुपए की लिमिट यूज करोगे, अगर वो 2 लाख की लिमिट के बाद भी कुछ इंटरेस्ट बच जाता है फिर आप यहां पे क्लेम करोगे, प्रोवाइडेड घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक होनी चाहिए। जैसे 80 EE में क्या था, घर 50 लाख तक का हो, यहां घर की वैल्यू नहीं, यहां घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक की होनी चाहिए। तो आप 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट क्लेम कर लोगे 80 EEA के अंदर। और जो 80 EEB है ना, ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। आप सब जानते हो सर, पोल्यूशन की वजह से आजकल आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आने वाला है। गवर्नमेंट चाहती है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करो, बैटरी वाले व्हीकल परचेज करो, ताकि पोल्यूशन ना हो। और उस केस में आप हमसे लोन लो। और अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोई लोन लेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, पेट्रोल वाली गाड़ियों के लिए नहीं, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आप लोन लोगे तो जो उस लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। ठीक है, वही कुछ कंडीशन है कि लोन आपने यहां से लिया हो और 2023, मतलब ये 2021 की बात नहीं कर रहे, ये 2023 की बात कर रहे हैं जी। क्योंकि गवर्नमेंट का एक टारगेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल की 2023 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आ जाने चाहिए। बट कोरोना के चक्कर में सेल काफ़ी कम पड़ी है। मे बी गवर्नमेंट इस डेट को एक्सटेंड कर दे, बट अभी तक के लिए डेट हमारी कितनी है, 2023 है जी। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन गया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपने कोई लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे करोगे, बेनिफिट क्या क्लेम करोगे 80 EEB के अंदर 1.5 लाख रुपए। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए तक है, डिडक्शन कहां क्लेम करोगे 80 EEA के अंदर कितनी क्लेम करोगे 1.5 लाख रुपए तक। वो हमारा ऊपर वाला सेक्शन है जी। ठीक है, तो अब जाके जी हमारे ये सारे सेक्शन खत्म हो जाते हैं डिडक्शन के। उम्मीद करूंगा लिमिट आपको एक बार याद हो चुकी है, नो डाउट। इसको 2-3 बार और पढ़ना पड़ेगा सर, क्योंकि मैंने कल की क्लास के अंदर भी कहा था इसमें ज़्यादा काम मैं नहीं करवा सकता सर, ज़्यादा काम आपका है, क्योंकि लिमिट बेस्ड चैप्टर है। अब लिमिट बात तब है कितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको याद होंगी।
ठीक है, बट मैंने फिर भी अपनी पूरी कोशिश की है रिवीजन कराने की। कुछ बच्चों को अच्छी लगी होगी, नहीं लगी होगी, सर भला हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ, मेरा पति मेरा देवता हूँ, ठीक है नहीं। तो मैंने अपना बेस्ट दिया रिवीजन करवाने के पर्पज से। ऑब्वियस बात मैं समझा नहीं सकता था डिटेल में, मेरी भी कुछ लिमिटेशन थी, बट मैंने पूरी जान लगाई है ताकि आपको लिमिट्स आपकी याद हो जाएं जी, ठीक है। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे अभी 10 मिनट के बाद जी। 10 मिनट के बाद मुलाकात कर रहे हैं 8:30 बजे पीजीपी के 7 कॉन्सेप्ट के साथ जी। कोई बच्चा लेट नहीं होगा, ये बात ध्यान देना, क्योंकि चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर रात को 10 बजे दोबारा मिलेंगे जीएसटी की रिवीजन क्लास में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो। खीरे कलर के बच्चे, जामुन कलर के बच्चे, आम कलर के बच्चे, खुरमानी कलर के बच्चे, कद्दू कलर के बच्चे, लीची कलर के बच्चों को मेरी तरफ से बाय 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 बाय। लव यू सो मच। हो सके तो लाइक ठोक देना, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है सर। कर्मों मतलब कर्म करते चलो, अब मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, आप अपने कर्म करो जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय।